नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला और देवभूमि के दंगल में बात करेंगे गैरसैंण से हुंकार भू कानून मूल निवास। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में एक बार फिर पहाड़ के मुद्दों पर जन आंदोलन शुरू हो गया है। दरअसल राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में रविवार को जन सैलाब देखने को मिला। राज्य की जनता उत्तराखंड में मूल निवास 1950 सख्त भू कानून और अस्थायी राजधानी गैरसैंण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी। स्वाभिमान महारैली में महिलाओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महारैली की सफलता के बाद आयोजकों ने मांगे पूरी नहीं होने पर जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दी है। वहीं राज्य में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य गठन के दौरान ही भाजपा ने राज्य को स्थायी राजधानी नहीं दी, जिसकी वजह से प्रदेश की अब तक कोई स्थायी राजधानी नहीं बन पाई है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में क्यों नहीं गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित किया है। इसके साथ ही कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने राज्य के सख्त भू कानून को कमजोर किया है और तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर राज्य की जमीन को बेचने के लिए छोड़ दिया, जिसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है। सवाल यह है कि क्या इतने बड़े जन आंदोलन के बाद राज्य सरकार इन तमाम मांगों को पूरा करेगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक बार फिर जन आंदोलन की ज्वाला जल चुकी है। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड में पहाड़ की महिलाएं, पुरुष और युवा एक बार फिर जन क्रांति के लिए तैयार हैं। पहाड़वासी गैरसैंण को स्थायी राजधानी और उत्तराखंड में मूल निवास 1950 और सख्त भू कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। मूल निवास भू कानून समन्वय समिति के संयोजक मोहित डिमरी का कहना है कि उत्तराखंड निर्माण आंदोलन के शहीदों में सपनों का राज्य तभी बनेगा जब स्थायी राजधानी गैरसैंण होगी। मूल निवास 1950 लागू होगा और मजबूत भू कानून बनेगा। पिछले एक साल से लगातार इन मुद्दों को लेकर सड़कों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उनका कहना है कि गैरसैंण के आसपास की जमीनें धड़ाधड़ बिक रही हैं। बाहरी लोग हमारे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर जमीनें खरीद रहे हैं। यही हाल रहा तो बाहर से आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। राज्य की डेमोग्राफी चेंज हो रही है और साथ ही मूल निवासी को अधिकार नहीं मिलने पर नौकरियों पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। देखिए, आज पहाड़ की आत्मा गैरसैंण में ऐतिहासिक स्वाभिमान रैली हुई है। इसके लिए मैं मातृशक्ति को, युवा साथियों को, पूर्व सैनिकों को, तमाम उन लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो लोग इस महारैली का हिस्सा बने हैं। आज से एक जन क्रांति का आगाज हो गया है। लोग समझ चुके हैं उनके अपने ही राज्य में उनके अधिकार सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उनकी ज़मीनें बाहर से आने वाले माफिया उन ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं जो मूल निवासी यहाँ के हैं उनकी नौकरियों पर कब्जे हो रहे हैं। लोगों का सपना था उनकी अपनी राजधानी गैरसैंण होगी, वो सपना भी आज अधूरा है। तो हम लोग सब मिलकर इस सपने को पूरा करेंगे। आज से इस आंदोलन की एक बड़ी शुरुआत इस राज्य में हो गई है। दूर दूर से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए युवा आ रहे हैं। तमाम तरह से लोग इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं और तमाम तरह की षड्यंत्र भी इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए चल रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, एक होकर उत्तराखंड की आवाज़ बनिए और सरकार को झुकाने का काम करिए। देखिए, ऐसा है, भू कानून और ये जो मूल निवास है, इसके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले शुरुआत की थी और हम ही ने सबसे पहला कदम इसमें बढ़ाया था। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है सख्त भू कानून के लिए और मूल निवास के लिए। तो आगे जो भी आपके सामने हमारी रिपोर्ट्स आएंगी वो इसके लिए सख्ती से हम लोग लागू करेंगे और इसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी इस रिपोर्ट के लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट सामने आएगी, जो भी इसमें इफ बट हैं उनको संशोधन करके हम लोग सख्ती से भू कानून और अपना मूल निवास जो है उसके लिए कार्य करेंगे। हमारी सरकार जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जो प्रदेश हित में है, उसके लिए प्रतिबद्ध है।
आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास लागू करने की मांग की जा रही है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी और इस समिति ने सितंबर 2022 में थामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में संशोधन करते हुए जमीन खरीद की बाध्यता को समाप्त कर दिया जाता है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। बहुत अच्छी बात है, उठनी भी चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमें कुठाराघात किया है, अच्छा देने के लिए तो कुछ नहीं दिया उत्तराखंड को। उत्तराखंड के गठन से लेकर आज तक आप बताइए, गठन हुआ 2000 में, 3 राज्यों का गठन हुआ, 2 राज्यों को उनकी राजधानी मिल जाती है, लेकिन हम त्रिशंकु की तरह आज भी लटक रहे। हमारे पास अपनी कहने के लिए कोई राजधानी नहीं है। ये सब भाजपा का किया धरा है। उसके अलावा पुरानी पेंशन खत्म करने वाली भाजपा, उसके अलावा इस प्रदेश में एक पर्टिकुलर अमाउंट की जमीन जो है वो ले सकते थे। ये पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर एक नियम बना था कि बाहरी व्यक्ति एक लिमिटेड जमीन ले पाएंगे। उसके बाद भुवनचंद खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बनकर आए तो उन्होंने उसमें भी कटौती करके उसका आधा कर दिया, यानी कि 250 वर्ग मीटर की जमीन एक बाहरी व्यक्ति था। और 2018 में बाकी 57 विधायकों वाली सरकार आती है और त्रिवेंद्र रावत जी 6 दिसंबर को एक काला अध्यादेश है और वो कहते हैं कि उत्तराखंड की जमीन गिरवी है, आइए ओपन फॉर सेल है, जिसको जितनी लेनी है उतनी लीजिए, जिस प्रयोजन के लिए लेनी है उसके लिए लीजिए। तो उससे लेकर आज तक 2018 से लेकर आज 2024 में हम चल रहे हैं, कोई ऐसा निर्णय क्षमता वाला मुखिया हमको नहीं मिल पाया जो हमें सख्त भू कानून और मूल निवास दे सके। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इसके साथ चलनी क्या बोले, जिसके खुद 72 क्षेत्र, उनके पास इतना समय था, इसके बावजूद उन्होंने गैरसैंण को राजधानी बनाने की कोई भी कवायद नहीं छेड़ी। उनका 2002 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए, 2014 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए और अभी 2022 का घोषणा पत्र उठा के देख लीजिए। कहीं भी उस घोषणा पत्र में ये नहीं है कि गैरसैंण को हम स्थायी राजधानी बनाएंगे। लेकिन बड़ी बड़ी बातें करने में कांग्रेस को नंबर 1 प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि धरातल पर उतारने वाला कोई कार्य ये पार्टी आज तक न करी थी, न करी है और न कर पाएगी। तो इस तरीके की बातें करना इनकी आदत है, उस आदत में ये पूरी तरीके से लिप्त हो चुके हैं। और दूसरी बात मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि अपने पर विशेष ध्यान दें। जिस प्रकार से डायनासोर की प्रजाति लुप्त होती चली गई, उसी तरीके से अब कांग्रेस पार्टी भी लुप्त होने की कगार पर एकदम खड़ी है। और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाली भी हमारी ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अनेकों अनेक एक से एक बड़े फैसले लाने वाले, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी एक्ट, नकल विरोधी कानून के तहत अभी बच्चों ने जो वीडियोस डाली हैं, अपलोड करी है, मुख्यमंत्री जी का जो आभार व्यक्त किया है, वो शायद इनको नजर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मोतियाबिंद का चश्मा ये 24 घंटे लगाए रहते हैं और हर जगह इन्हें काला नजर आता है। कुल मिलाकर राज्य में एक बार फिर पहाड़ की जनता का जन आंदोलन शुरू हो गया है। निश्चित ही इस आक्रोश ने सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब सरकार उत्तराखंड में मूल मुद्दों पर ध्यान देगी। आखिर कब मूल निवास, सख्त कानून, भू कानून और अस्थायी राजधानी की मांग पूरी होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। जहाँ तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब खत्म होगा स्थायी राजधानी का मसला। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं मुरादाबाद, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। का कार्य हुआ है, मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे, तब उत्तर प्रदेश का जो क्रेडिट डेबिट रेशियो था, सीडी रेशियो, बैंक जितना पैसा आप जमा करते, कितना लोन दिया है, वो मात्र 44% था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, यह बढ़कर के 60% से ऊपर जा चुका है और इसे हमें हर हाल में 65% तक इस वर्ष में पहुंचाना है। मुझे याद है तब उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी निकलती थी, लेकिन भतीजा और चाचा और भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और निकल करके ऐसा खुरापात करती थी
कि न्यायालय को उस पर रोक लगानी पड़ती थी। नौकरी नहीं थी, क्योंकि एक चाचा भतीजे की वसूली की भेंट थी वो, जो नौजवान की नौकरी पड़ जाती थी। और अंततः युवा बेरोजगार होकर के नौकरी के तलाश में अन्य राज्यों की तरफ प्लान करता था। उत्तर प्रदेश का परसेप्शन इतना खराब था, कोई उत्तर प्रदेश के नाम से आपको आने नहीं देता था। आज बहनों और भाइयों, कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान कहीं जाता है, लोग पलक पावड़ी बिछा करके उसका स्वागत करते, सम्मान के साथ देखते, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश आप जाएंगे राजस्थान में, कहेंगे गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर जहां पर विश्वविद्यालय बन रहा हो, मुरादाबाद से मैं हूं, और राजस्थान और हरियाणा आपका सम्मान करने के लिए पलक पावड़ी बिछा करके आपके सामने खड़ा होगा। बहनों और भाइयों, आज हमने 6.5 लाख नौजवानों को अब तक नियुक्ति पत्र देकर के सरकारी नौकरी दे दी है। अभी मैं यहाँ के पुलिस प्रशिक्षण अकादमी से आ रहा हूं। 74 डिप्टी एसपी को उनके दीक्षांत परेड का सलामी लेकर के आ रहा हूं। उन्हें आज पुलिस का हिस्सा बना करके हम लोग इन नौजवान अधिकारी हमने आज पुलिस भर्ती का पार्ट, पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। और यही नहीं, अभी 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती हुई है। आपने देखा होगा 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को 10 चरणों में परीक्षा संपन्न हुई। कोई नकल नहीं, सुष्टापूर्ण तरीके से 60,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र प्राप्त होगा, फिर 40,000 नौजवानों के लिए फिर भर्ती के लिए हम आवेदन पत्र लेने जा रहे हैं। अगले 2 साल के अंदर 2 लाख नौजवानों को हम केवल सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को बेहतर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर आया जो निवेश है, इस निवेश में नौकरी देने जा रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश देश का बीमारू राज्य नहीं है। अब उत्तर प्रदेश देश का प्रगति का और देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनकर के नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर आपके इस उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है। बनानी है कि नहीं बनानी है? बनना है कि नहीं बनना है? नंबर 1 का बनना है कि नहीं बनना है? बनना है ना। उत्तर प्रदेश नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा तो बहनों और भाइयों, यहाँ की पर कैपिटा इनकम भी 3 से 4 गुना होगी। प्रति व्यक्ति आय 4 गुना तक हो जाएगी। हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को काम होगा, हर खेत। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। साथ ही साथ इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर बता देते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग में की बड़ी कार्रवाई। प्रदेश में 26 चिकित्सकों की बर्खास्तगी के निर्देश जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का प्रमुख सचिव को स्वास्थ्य निर्देश। कर्तव्यों में लापरवाही, ड्यूटी से लगातार गैर हाजिर पर एक्शन। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता। बस्ती, रायबरेली, मथुरा, फिरोजाबाद में चिकित्सकों को बर्खास्त किया गया है। जो लोग मौजूद नहीं रहते थे, समय पर नहीं पहुंचते थे, ललितपुर, बलिया, बहराइच, सहारनपुर में भी चिकित्सकों को किया गया बर्खास्त। शाहजहांपुर के भी चिकित्सक बर्खास्तगी में शामिल हैं।
और चर्चा हम कर रहे हैं आज देवभूमि के दंगल में, जहां बात कर रहे हैं मूल निवास, भू कानून और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाना। ये वो मुद्दे हैं जो पिछले कई लंबे समय से जनता की मांग में शुमार रहे हैं और हालांकि 24 साल बीत चुके हैं और अभी तक इन समस्याओं का निस्तारण ठीक तरीके से नहीं हो पाया। भू कानून की बात करें तो त्रिवेंद्र सरकार में कुछ संशोधन भू कानून में किए गए और कहा जा रहा था कि इस भू कानून को कमजोर करने का काम त्रिवेंद्र सरकार में किया गया, जिसके बाद से उत्तराखंड में जमीनें कोई भी खरीद सकता है और इसको लेकर लगातार विपक्षी दल जो है वो विरोध करते भी नजर आ रहे थे। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। नवीन प्रचारे जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज किशोर हिंदवान जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत नवीन प्रचारे जी आपसे करते हैं। हम जहां से शुरू करते हैं हम वहीं आकर खड़े हो जाते हैं और नतीजतन हमें चर्चा फिर से करनी पड़ती है। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले भी हम इसी पर बातचीत कर रहे थे और आज फिर इसी मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर आगे कितने आने वाले सालों तक इस मुद्दे पर चर्चा करनी पड़ेगी या कुछ हल निकलेगा इस बार? जी यशी जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश के सभी, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। जब होगी तो चर्चा के बाद ही सॉल्यूशन भी निकलता है और चर्चा तब तक होनी चाहिए जब तक समाधान ना निकल जाए। तो मीडिया में चर्चा हो चाहे जनता में चर्चा हो, हमेशा रहनी चाहिए और इससे सरकार को भी बल मिलता है और सरकार को भी दिशा मिलती है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो सरकार है जो वास्तविक तौर पर और एक सच्चे रूप में उत्तराखंड के सभी मूलभूत मुद्दों पर काम करते हुए दिखाई दे रही है और उनको एक एक करके पूरा कर रही है। तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रदेश की समस्याओं का हल निकल रहा है, उसी प्रकार से सभी समस्याओं का हल निकाल के ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार दम लेगी। जी यशी, कितना वक्त, मैं ये जानना चाहती हूँ नवीन जी। देखिए, आपने जो जवाब दिया वो ऐसे सुनने में काफी अच्छा लगता है और लगता है कि आज या कल में शायद गैरसैंण को राजधानी घोषित कर देंगे आप और भू कानून भी सख्त हो जाएगा। सुनने में ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन दुख तब होता है जब 24 साल बीत जाते हैं और जिन मांगों के लिए ये राज्य अलग हुआ था उन मांगों पर आज भी वो राज्य आंदोलनकारी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता कि कष्टदायी उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ होगा नवीन जी। और चूंकि अगर आप उत्तराखंड के निवासी हैं तो आप इस दर्द को बखूबी समझते होंगे। बिल्कुल निस्संदेह, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि दर्द सभी का है। जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य बना था उस अवधारणा में गैरसैंण निहित थी राजधानी और हमारी सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि राजधानी वहां पर ले जाई जाए। लेकिन राजधानी कोई ऐसा नहीं है कि तुगलकी राजधानी ले जाए कि दिल्ली से आगरा कर दो, दौलताबाद तक कर दें राजधानी और लेकिन तुगलकाबाद पर बंद कर दें। हमारी सरकार ऐसी नहीं है। हमारी सरकार पूरी प्लानिंग के साथ उसको आगे बढ़ा रही है। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहां पर चाहिए, सब कुछ चाहिए और सरकार हर साल कुछ न कुछ बजट वहां पर बनाती है और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर डेवलप किया जा रहा है ताकि वहां पर स्थायी राजधानी ले जाई जा सके। और सभी का, हमारी सरकार नहीं, केवल सभी उत्तराखंडी का एक सपना है कि जो उत्तराखंड राज्य की मांग में नहीं था वही उस वक्त की सभी समस्याओं पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए। आज जो नेता दिख रहे हैं वहां पर उनकी भी सरकार आई थी और सबसे बड़ा मौका पहले उन्हीं को मिला था। भारतीय जनता पार्टी जब टेम्पररी सरकार बनी थी उसके बाद एक फुल फ्लैज 5 साल की सरकार कांग्रेस की आई थी, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं सोचा गया। लेकिन आज कहने को उनको ठीक लगता है, लेकिन मैं ये फिर भी उत्तराखंड की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं ये कि देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी को आपने स्थायी सरकार दी है और सरकार उस जनादेश का सम्मान करते हुए उत्तराखंड की हर एक समस्या पर काम करेगा और उसका समाधान निकाल के रहेगी सरकार। जी ठीक है। गिरिराज जी, विपक्षी दल की भूमिका में आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं कि आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं, जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है कि जब आप सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं तो खुद कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सरकार तो 10 साल आपकी भी रही, तो आपने क्या किया? यशी जी, यशी जी, जी जी, भाजपा के प्रवक्तागण जब क्लेरिफिकेशन पे क्लेरिफिकेशन देते हैं, जब स्पष्टीकरण देते हैं तो वाकई लगता है कि स्पष्टीकरण देने में भाजपा की जो लीडरशिप है उसको मास्टरी है। यशी जी सुनिएगा जी, 2000 में हमें पृथक राज्य मिला उत्तराखंड, सरकार शासित हुई भाजपा की,
तब भी सरकार जो थी यशी जी डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी ये लोग थे, शासित भाजपा थी और प्रदेश में भी शासित जो है भाजपा थी। अब आप देखिए ये लोग एक कानून लेके आते हैं कि 1985 से जो लोग उत्तराखंड में वास कर रहे हैं वो स्थायी निवासी होंगे इस प्रदेश के। सुनिएगा, 15 वर्ष लगभग जिनको पूरा हो जाता है, जिनका 15 वर्ष पूरा हो रहा है राज्य में, वो स्थायी निवासी कहलाएगा। जो मूल निवास की जो अवधारणा थी वो लगभग समाप्त कर दी इन्होंने, क्योंकि यशी जी अगर मूल निवास पे बात चल रही है, मूल निवास प्रमाण पत्र पे, तो वो इस वजह से चल रही है कि वाकई जिसके दादा परदादा जो है उत्तराखंड में, जिन्होंने जो लोग रहे दुर्गम क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में जो वास कर रहे हैं, जिनका ओरिजिन है, जो उत्तराखंड में लगभग 50, 60, 70, 80, 90 साल, 100 साल से रह रहे हैं, 150 साल, 200 साल से भी रह रहे हैं। आप स्वयं सोचिए वो वंचित है। आज जो लड़ाई है इसी बात को लेके है। उसके बाद ये अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट किए जाते हैं। अब आप स्वयं सोचिए आज जो स्थितियां हैं, अगर ये बीज अगर किसी ने बो रखा है तो भाजपा ने बो रखा है। और हम लोग स्वयं में चाहते हैं, अगर मैंने बात की कि मूल निवासी, वाकई मूल निवास प्रमाण पत्र मिलना चाहिए उसको जिसका ओरिजिन है, जिसके बाप दादा पूरा कई पीढ़ियां जो हैं उत्तराखंड में वास कर रही हैं, तो उसका दर्जा अलग होना चाहिए, मूल निवासी कहलाना चाहिए उसको। नहीं गिरिराज जी, देखिए मैं वापस आती हूँ, एक सेकेंड वापस आती हूँ मैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं आपको। दिल्ली से बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को जमानत मिली है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वाति मालीवाल केस में विभव कुमार को बेल मिली। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट से विभव कुमार को मिली जमानत। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग जो है एक और की जा रही है। भू कानून को सख्त करने के लिए मांग की जा रही है और मूल निवास के लिए भी यहाँ पर मांग की जा रही है। और ये मांगे बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। अब सरकार से अपेक्षा है कि वो जल्द से जल्द इसका निस्तारण करे, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। और लुशुन तोडरिया जी, सह संयोजक मूल निवास संघर्ष समिति से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए 24 साल में जिन बुनियादी चीज़ों के लिए संघर्ष हो रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, यही राज्य आंदोलन के मुद्दे थे। हमारा राज्य बनेगा तो जल जंगल जमीन पे हमारा अधिकार होगा, बोली भाषा पे काम होगा, सख्त भू कानून लगेगा तो क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। अगर 1950 मूल निवास होता तो यहाँ की जनसंख्या विस्फोट ना होता। दुर्भाग्य देखिए, इन 24 वर्षों में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सरकारें रही हैं। 10 साल कांग्रेस ने, 13 साल के लगभग भाजपा की सरकार हो गई, 14वां वर्ष पे चल रही है। कोई मना नहीं कर रहा, सब कह रहे हैं बनाएंगे बनाएंगे। कब बनाएंगे इस पर कभी इन्होंने तय नहीं करी सीमा। कांग्रेस से पूछो तो कहते हैं हम बनाएंगे। चुनाव में जैसी सत्ता से बाहर गए तो घड़ियाली आंसू। भारतीय जनता पार्टी ने तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपतियों की पार्टी है, तो तय बात है। यशी जी, मुझे दुख इस बात का होता है, किसी एक डिबेट में बता दीजिए अगर किसी कांग्रेस के नेता ने कहा हो कि नहीं बनेगा, भाजपा ने कहा हो नहीं बनेगा, और कोई एक नेता कसम खा के बता दे कि हमने बना दी।
ये उत्तराखंड की भोली जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। जनता धीरे धीरे समझ रही है। अब लोगों को लग रहा है कि उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों में क्षेत्रवाद हावी हो रहा है, तो लगे लोग नौटंकी करने। देखते हैं कब दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अपने मूल स्वरूप पे आती हैं। हमारा ये मानना है कि दोनों पार्टियों के रहते हुए उत्तराखंड के किसी भी बुनियादी सवाल पे कभी कोई समाधान नहीं होगा। ये राष्ट्र के लूटने वाले हैं, राष्ट्र के नाम पर जनता को ठगने वाले हैं। इनकी लूट के कारण उत्तराखंड राज्य कर्ज में डूब गया, संसाधन बिक गए। देखना यह है जनता कब तक इनको और बर्दाश्त करेगी। शांति प्रसाद भट्ट जी, मुझे बताइए, कांग्रेस नहीं, बीजेपी नहीं तो कौन? उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय दल है आप जो कि अपना आज वोट बैंक तो पहले उसको ठीक करिए सर। मैं इसीलिए ये सवाल भी पूछ रही थी कि ताकि मैं ये कह सकूं कि पहले आपको अपना वोट बैंक मजबूत करने की ज़रूरत है। जाहिर सी चीज़ है, बात है कि काफ़ी लंबे समय से उत्तराखंड क्रांति दल जो जन आंदोलन करती है या जो भी जन समस्याएं हैं उन पर बात करती है। मैं बेशक इस बात को मानती हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल समस्याओं को बेहतरी से समझती है, उठाती भी है, सारी बातें ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि आप जनता के बीच में विश्वास नहीं पैदा कर पा रहे। और उत्तराखंड में चले जाओ, भगत सिंह के परिवार शांति प्रसाद भट्ट जी, देखिए इतिहास पर जाएंगे तो बहुत कुछ है, इतिहास में अगर हम जाएंगे तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। लेकिन अगर आज की तारीख की बात करती हूँ मैं, 2024 की, या ये जो चुनाव अभी प्रीवियस हुए इनकी मैं बात कर लूँ, तो आप मुझे बताइए ना, उत्तराखंड क्रांति दल ने कौन सी किला फतेह करी है उत्तराखंड में? आप सोचिए, जिस पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हों, उस पार्टी से क्या एक्सपेक्टेशन की जाएगी? मैं ये नहीं कहती हूँ कि उत्तराखंड क्रांति दल निल है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे या आप चीजों को बेहतरी से या जनता के बीच में विश्वास पैदा करेंगे तो हो सकता है कि आप कर सके। मैं स्वीकारता हूँ इस बात को बहुत शिद्दत के साथ कि हमारे संघर्ष को जनता नकार रही है, जमानतें जब्त हो रही हैं। मगर आपको यशी जी बता दूं, आज जो डिबेट कर रही हो ना मूल निवास पर, यदि यूकेडी ना होती तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां तो खा चुके होते उत्तराखंड के मुद्दे। हाँ, देर होगी सवेर होगी, मगर एक दिन जरूर उजाला होगा, ये मेरा विश्वास है। जनता समझ रही है, यही कारण है कि लोग अपने झंडे डंडे छुपाकर जो चोर बाजारी से मूल निवास भू कानून बोल रहे, इनको घुटने टिकाने में यूकेडी इतनी तो कामयाब है। बाकी रही बात सत्ता की, तो इतिहास गवाह है, जो जयचंद थे वो यहाँ वायसराय बन गए और सांसद बन गए। रुकिएगा गिरिराज जी प्लीज, ये कोई बड़ी बात नहीं। और यहाँ पर भी उसी का परिणाम है कि जो बेईमान है वो आज आगे बढ़े हुए हैं, मगर उनकी बेईमानी के कारण ही राज्य के अंदर अंकिता हत्याकांड हो रहा, योगेंद्र डिमरी पिटाई कर रहा, मार खा रहा, सुरेंद्र नेगी मार खा रहा, और मारने वाले मंत्री और पीटने वाले भाजपा के दलाल, ये हो रहा है। मगर जनता पिटने के बाद भी धीरे धीरे समझ रही है कि हमारे साथ अन्याय इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। समय है, आएगा, हम निराश नहीं है, हमारे मुद्दे, हमारा संघर्ष जारी है। देखते हैं जनता कब आशीर्वाद देती है। हम वोट के लालच में दलाली नहीं करते, बस ये मान के चलिए। चलिए ठीक है। लुशन तोडरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुद्दे को लेकर सियासत काफ़ी तेज़ हो गई है उत्तराखंड में, सियासी पारा काफ़ी हाई है, और जैसा कि अभी नवीन प्रशाले जी कह रहे थे कि हम ही करेंगे, हमारी पार्टी ही करेगी, इतना विश्वास है और शायद लोगों को भी है, इसीलिए इतना ज़्यादा आंदोलन जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को ही मिल रहा है। देखिए, हम ही करेंगे, पर कब करेंगे? ये तो लगातार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 भी हुआ था, उस समय भी वादे किए थे कि जब भाजपा की सरकार आएगी तो मजबूत भू कानून होगा। इनके खुद के जो उस समय के सांसद थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे थे अजय भट्ट, उन्होंने कहा था कि स्थायी राजधानी हम गैरसैंण बनाएंगे जब हम आएंगे। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आज 24 साल हो गए इस राज्य को बने हुए, सरकारें आई, सरकारें गई, पर आज भी युवा पीढ़ी उन्हीं मुद्दों के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रही है। उत्तराखंड की महिला शक्ति उन्हीं मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। छात्र शक्ति, पूर्व सैनिक उसी मुद्दों पे संघर्ष कर रहे हैं जो उस समय राज्य आंदोलन के दौरान बुनियादी मुद्दे थे। तो ये जो बड़ा दुर्भाग्य रहा है इस प्रदेश का कि यहाँ अभी 24 सालों बाद भी ना मूल निवास पे का अधिकार मिल पाया है, ना मजबूत भू कानून मिल पाया है, ना ही स्थायी राजधानी पे कोई स्टैंड कोई भी पार्टी स्पष्ट कर पाई है जो सरकारों में रही है। और इस सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जब इस समय भराड़ी सैंड में
सत्र हो रहा था तो चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी गैरसैंण के मुद्दे पे अंदर कोई बात नहीं करी, गैरसैंण पर चर्चा नहीं करी। उस भराड़ीसैंण गैरसैंण विधानसभा पे जहां जिसको उत्तराखंड की जनता की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ गैरसैंण है, उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जिसको गैरसैंण को राजधानी माना गया था, उस गैरसैंण में सत्र होता है तो अपने वेतन भत्ते तो बढ़ाए जाते हैं, परंतु सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से गैरसैंण स्थायी राजधानी के मामले में कोई भी चर्चा विधानसभा के अंदर नहीं होती। तो ये इस राज्य की जो जनता सड़कों पे आई है, ये इसलिए आई है कि 24 सालों में वो भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल कर रही है, वो कांग्रेस से भी सवाल कर रही है, उन तमाम लोगों से सवाल कर रही है जो सरकारों में कहीं ना किसी रूप में रहे हैं। और उत्तराखंड की जनता अब बिल्कुल भी पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि गैरसैंण की जो रैली हुई थी मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के नेतृत्व में, तो उसमें स्पष्ट हो गया है कि उत्तराखंड की जनता अब सड़कों पे आ गई है। जो 24 दिसंबर की देहरादून में रैली हुई थी वो एक ट्रेलर था, और जो गैरसैंण में रैली हुई है वो इस सरकार के लिए अल्टीमेटम है कि आप स्पष्ट कर दो और उत्तराखंड की जनता को मजबूत भू कानून, मूल निवास और स्थायी राजधानी दे दो, वरना जनता की अदालत में फैसला होगा, जेल भरो आंदोलन भी होगा। इस पूरे प्रदेश में, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो चंपावत हो, चाहे वो चमोली हो, चाहे वो उत्तराखंड का कोई भी क्षेत्र हो, हर जगह से जनता आगे आ रही है। गैरसैंण में भी इस बार पूरे प्रदेश भर की जनता आई थी और गैरसैंण के आसपास से भी बड़ी संख्या में लोग आए थे। तो इसका मतलब यह है कि उत्तराखंड की जनता कितना संवेदनशील हो गई है, कितनी परेशान हो चुकी है। 24 सालों से सरकारें आई, सरकारें गई, तमाम बड़े बड़े वादे करते थे, मैनिफेस्टो कोई उस समय बड़े सब मैनिफेस्टो लेके घूमते थे कि हम जब आएंगे हम बनाएंगे, हम जब आएंगे हम स्थायी राजधानी बनाएंगे, हम जब आएंगे हम कानून बनाएंगे। पर जैसी ही सरकार आती है तो दाएं बाएं झांकने लग जाते हैं, इनसे सवाल पूछो तो गुस्सा हो जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अभी वर्तमान में सरकार है, इनको तय करना पड़ेगा और कांग्रेस को भी तय करना पड़ेगा, अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। विधानसभा के अंदर आप क्यों नहीं बोल रहे हो स्थायी राजधानी के बारे में? ठीक है, वापस आते हैं आपके पास गिरिराज जी और नवीन प्रशाले जी। गिरिराज जी, पहले तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने जब मैंने आपकी प्रतिक्रिया ली और आपने वक्तव्य में जितनी भी बातें कही, अगर विपक्षी दल में नवीन प्रशाले जी होते तो वो भी यही कह रहे होते। समस्या ये है कि कोई भी इस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहता है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 10-15 साल बाद, एक सेकंड गिरिराज जी, मुझे नहीं लगता, एक सेकंड रुकिएगा, 10-15 साल बाद भी हम इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहे होंगे। और रीज़न यही है क्योंकि ये इतने बड़े मुद्दे हैं ना, जिनके नाम पर वोट बैंक खींचा जा रहा है, जिनके नाम पर चुनाव जीते जा रहे हैं, और ये महज चुनावी मुद्दे बनकर रह गए हैं। जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरेंगे आप, ना गैरसैंण को राजधानी घोषित कर पाएंगे आप, ना ही मुझे लगता है कि ये मूल निवास का मसला हल हो पाएगा, ना भू कानून सख्त हो पाएगा, क्योंकि ये इतने प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर आपको वोट बैंक, अगर ये मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे तो जनता वोट किन मुद्दों पर देगी आपको? गिरिराज जी, कांग्रेस पार्टी को जब अनुकूल परिस्थितियां मिली, सुनिएगा, अभी पहले एक बात रखना चाहूंगा मैं, अभी शांति भाई बहुत अच्छे वक्ता हैं, शांति प्रसाद भटजी यूकेडी के बहुत अच्छे लीडर हैं और वाकई जमीनी नेता है, लेकिन उन्होंने जो अभी बात रखी, जितनी भी बात मैं सुन रहा था उनकी, मैं उनको एक सलाह देना चाहूंगा कि पहले अपने कुनबे को, वाकई अपने कुनबे को, क्षेत्रीय दल होना चाहिए किसी भी राज्य में, यशी जी, लेकिन वो अपना जब उनके वाकई उनके 2 विधायक भी रहे बीच में, और ऐसा नहीं असेंबली में उनकी पार्टिसिपेशन रही यूकेडी की, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कभी भाजपा में कोई चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया, लेकिन अपने पार्टी को पहले संभाले। निश्चित रूप से आप लोग जो है टॉप लीडरशिप में आप लोग आते हैं, पहले अपने कुनबे को आप अच्छे से संभालें। पर हाथ रख रहे हैं। अभी जो बात आई थी राजधानी पे, सुनिएगा, अभी जो बात आई थी राजधानी की, स्थायी राजधानी की, अभी यशी जी सुनिएगा, 2012 में सुन ही रहे गिरिराज जी, हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री रहे, यशी जी सुनिएगा, विधानसभा का जो भवन बना वो हमारे कार्यकाल में 12 और 17 के बीच में बना। सुनिएगा, हम लोगों ने टेंट में रहते हुए वहां पे सत्र को आहूत किया। सुनिएगा, पोलोटेक्निक वहां पे है, पोलोटेक्निक में आहूत किया गया सत्र। आप स्वयं सोचो, एक स्ट्रांग विल के साथ हरीश रावत जब मुख्यमंत्री रहे तो हम लोग चले,
हमने एमएलए हॉस्टल्स बनाए, पूरा विधानसभा भवन बनाया और एक अच्छी विल के साथ जो है कि वाकई ग्रीष्मकालीन सत्र जो है वहां पे चले। हम लोगों ने बीच बीच में आहूत भी की हमने सत्र। लेकिन आज जो है अगर भाजपा ये रखती है कि हम लोग वाकई बहुत सिंसियर हैं, बहुत सीरियस हैं, तो ये बात आप स्वयं सोचो। अभी कुछ समय पूर्व जो है यशी जी 3 दिन का सत्र इन्होंने आहूत किया भाजपा ने, और उस आहूत सत्र में भी जो है केवल एक मुद्दे पे डिस्कशन हुआ, वो विधायकों की वेतन वृद्धि पे हुआ। आप स्वयं सोचो कितना पर्वतीय क्षेत्र के लिए सरकार जो है आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है, जो मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है, उसके लिए कितनी सिंसियर पार्टी, कितनी गंभीर पार्टी है, आप स्वयं इसकी विवेचना कर सकते हैं। सुनिएगा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आज जितनी भी बात हो रही है स्थायी राजधानी की, हम लोग जो है बढ़ चढ़ के इसमें, कांग्रेस पार्टी जब भी अनुकूल परिस्थितियां आएंगी हम लोग बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो है यशी जी एक मुद्दा आज भू कानून का है। भू कानून पे भी डिबेट में एक चर्चा चल रही है। हम लोग 2002 में शासित हुए, पंडित नारायण दत्त तिवारी मुखिया बने प्रदेश के, जिस समय वाकई उत्तराखंड को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, फार्मास्यूटिकल कंपनियां मिली, वाकई पूरा जो रीढ़ का काम जो किया 2002 और 7 के बीच में, क्योंकि विजनरी नेता नारायण दत्त तिवारी जी, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी थे जो मुखिया बने। यशी जी उस समय 500 वर्ग मीटर एक फिक्स किया गया कि इतना बाहर का जो व्यक्ति है, बाहर से आया हुआ जो व्यक्ति जमीन खरीदना चाहता है उत्तराखंड में 500 वर्ग मीटर वो खरीद सकता है। उसके बाद उसमें एक अमेंडमेंट किया गया 2007 में, जब ये लोग शासित हुए 7 और 12 के बीच में, खडूड़ी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इसको घटा के जो है 250 वर्ग मीटर कर दिया। उसके बाद इनकी सरकार आती है, त्रिवेंद्र रावत जी 2018 में जो है एक स्पेशली एक अमेंडमेंट ला के जो है वो 250 वर्ग मीटर जो था उसको बढ़ा के जो है कि नहीं आप कर सकते हैं, आप अगर जो है डीएम उसमें एक परमिशन अथॉरिटी होगी, गिरिराज जी ये वाली कहानी तो सबको पता है कि किसने क्या किया, नारायण दत्त तिवारी जी ने क्या किया ये पता है, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या किया ये पता है। बात उठ रही है भू कानून की, देखिए गिरिराज जी ये वाला लेकिन आज हमारा जो समय था, मैं अपने समय को मैं रख रहा हूँ यहाँ पे। गिरिराज जी देखिए, बोलिएगा। त्रिवेंद्र जी ने शायद मुख्यमंत्री इसीलिए वो रहे भी नहीं क्योंकि उनके 2 फैसले इतने गलत रहे। एक तो देवस्थानम बोर्ड का गठन जिसको धामी जी को आते ही भंग करना पड़ा, और दूसरा उनका ये भू कानून का संशोधन। और इसमें मुझे लगता है बीजेपी भी इस बात को स्वीकार करती है। हालांकि अब इस पर आगे बीजेपी क्या कुछ करती है वो देखना जरूरी है। और अगर आप विपक्ष की भूमिका में हैं और आपकी मंशा इतनी ही साफ है, सही नहीं है। भाजपा की इंटेंशन पे हम लोग सवाल उठाते हैं। चलिए इसी इंटेंशन का जवाब नवीन प्रशाली जी से लेते हैं। रुकेगा गिरिराज जी, रुक जाइए। नवीन प्रशाली जी जवाब दीजिए जरा, आपके इंटेंशन ठीक नहीं है और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो संशोधन किया, आपको नहीं लगता ये बीजेपी के गले की फांस की वो बन गया, गले की फांस बन गया? क्योंकि समय समय पर सीधे सीधे ब्लेम किया जाता है कि क्या जरूरत थी त्रिवेंद्र सिंह रावत को संशोधन करने की। उन्होंने संशोधन किया और उसके बाद से विपक्षी दलों को एक बड़ा मुद्दा मिला और भू कानून को और सख्त करने की मांग की जा रही थी। धामी जी बीच में हमने सुना था कि हिमाचल की तर्ज पर बनेगा भू कानून, सख्त होगा, एक समिति बनाई गई थी। एक तो आपकी समितियां न जाने कहाँ रहती हैं। मैं हर बार यही कहती हूँ कि ये समितियां उत्तराखंड में, देहरादून में बैठी रहती हैं, गठन कर दिया जाता है और उसके बाद जय श्री राम, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है क्या चल रहा है देश में या उत्तराखंड में। यशी जी, समितियां बनती है, उनकी रिपोर्ट भी आती है और उन पर एक्शन भी होता है, चाहे शहरी आरक्षण का मामला हो, चाहे यूसीसी का मामला हो, कई हर एक में समिति बनी और उसका समाधान सामने आया और कानून बने। यूसीसी तो चाहिए ही नहीं था, पार्टी के थोप दिया है आपने यूसीसी उत्तराखंड के ऊपर, जबरदस्ती यूसीसी ले आए, उसके बाद पीठ भी थपथपा रहे हैं। मतलब आपको जबरदस्ती लग रहा है यूसीसी? आज पूरा देश उसको एक नई उसके तौर पर देख रहा है, नए कानून के तौर पर देख रहा है। एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट, केंद्र का मसला था ये। उत्तराखंड सरकार को इतना इनिशिएटिव लेने की क्या जरूरत थी? उत्तराखंड पहला राज्य बना यशी जी, ये तो दूरदृष्टि। देखिए आप कांग्रेस की तरह मत बोलिए, आप तो बहुत प्रबुद्ध एंकर हैं और आपका चैनल भी बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की इंटेंशन बहुत क्लियर है कि राज्य सर्वोपरि है,
राज्य के शहीदों ने, जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके जो सपने थे उनको साकार करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। और सरकार एक संकल्पित भाव से उसको कर रही है और वो सामने आ भी रहा। विकास के हर आयाम को सरकार छू रही है और उत्तराखंड आज एक विकसित राज्य बन रहा है। और जो जो कमियां थी उसको किया जाता है। ये सर्वमान्य है कि सारी समस्याएं एक रात में पूरी नहीं की जा सकती है। कोई जादू की छड़ी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास नहीं है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति। मैं वही तो कह रही हूँ, आप एक वक्त तो बताइए, कितने साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना वक्त, लोग कितना पेशेंस रखेंगे? इसी कार्यकाल में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें होंगी। और ये पेशेंस ना रख पाने का ही नतीजा है जो आज ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। गैरसैंण से ये जो हुंकार भरी, और आप समझिए कि लोगों में कितना आक्रोश है। जनता की मांग, जनता की जो जनता चाहती है वो सरकार के लिए एक ऑर्डर होता है, सरकार उसको पूरा करेगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सरकार की इंटेंशन बहुत अच्छी है, सरकार उसको पूरा करना चाहती है। और इसी कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे निर्णय आपको मिलेंगे, चाहे वो मूल निवास हो, चाहे भू कानून हो। ये सभी निर्णय हिमाचल नहीं बल्कि हिमाचल से भी अच्छा भू कानून, अच्छा मूल निवास यहाँ पर मिलेगा। ये थोड़ा सा वक्त चाहिए क्योंकि उस पर काम चल रहा है। कोई भी चीज जल्दबाजी में करके कोई ऐसी त्रुटियां उसमें ना छोड़ दी जाए कि जिससे कल को फिर वापस लेना पड़े या कोई इसमें गड़बड़ी हो। तो कह रहे थोड़ा सा वक्त चाहिए और इसी सरकार में आपके ये जो मांगे हैं इनको पूरा किया जाएगा। तो दरिया शायद उनको सवाल, आवाज आ रही है आपको? सवाल किससे है? लोशन तो दरिया जी से, रुक जाइए जरा। आवाज आ रही है क्या आपको? जी आ रही है आवाज। आप एक और दोबारा अपना सवाल। नवीन जी अभी कह रहे थे कि इसी सरकार में आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ये दृढ़ संकल्प लेकर बैठी है कि जनता की जितनी भी मांगे हैं उनको वो पूरा करेंगे। ठीक है, तो दरिया साहब की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। शांति प्रसाद भट्ट जी, मान लिया कि ठीक है, सरकार ठीक बोल रही है। मैं तो सिर्फ यशी जी इतना ही बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। शांति प्रसाद जी, खांसी कर लो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। कि हम जो है मूल निवास लागू करेंगे बहुत जल्दी, और यूसीसी ला रहे हैं, और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें आप। 1 साल से यहाँ रहेगा, उसको अस्थायी बना देंगे। ये ऐसे फर्जी पार्टी के फर्जी नेता, झूठ बोलने में नंबर 1, इस पर आप पे कोई जवाब नहीं है। आप ये बताइए, जब यूसीसी आ जाएगा तो अस्थायी निवास तो आप सबको दे रहे हो यहाँ, तो फिर शांति प्रसाद भट्ट जी आप बड़े हैं, बोलते रहिए, अच्छा लग रहा है आपके मुंह से, आपको खुली छूट है, बोल दीजिए जो मर्जी, लेकिन काम हम ही करेंगे। ये पूंजीपतियों की पार्टी है, इसका केवल एक काम है, कैसे झूठ बोल के लूटना जनता को, ये पूरा राज्य बेच खाए। यशी जी ना तो ये मूल निवास पे काम सफलता, अब कोई सफल हो जाए तो उसको ये कहना, ये तो ये अच्छा दृष्टिकोण नहीं है। अब आप डूब गए, यूकेडी अगर डूब गई प्रदेश में, यूकेडी अगर डूब गई तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं भट्ट जी। और यही कारण है इनके शासन काल में मंत्री सड़क पे जूते चप्पल पहाड़ियों पे चला रहा है, पत्रकारों पे जो है इन्हीं के चमचे जो है मार करके उसको जान से मार दिया बेचारा योगेंद्र डिमरी को। और इनके मंत्री का पता नहीं है, ऋषिकेश से गायब हो गया। क्यों? क्योंकि ये लोग अब पहाड़ियों को सड़कों पे मारने लगे हैं। ये केवल इसलिए इनको ये दुस्साहस हो चुका है। और भड़का सकते हैं, इससे ज्यादा भड़का सकते हैं आप जनता को, आएगा इस चैनल पे बैठ के इससे ज्यादा भड़का सकते हैं, तो वो भी कर लीजिए। आपकी जनता नहीं सुनेगी, जनता जानती है, जनता ने देख लिया आपको, जनता ने सबक सिखा दिया है, इससे ज्यादा भड़काने की जरूरत नहीं है भट्ट जी। जनता समझदार है, जनता बहुत समझदार है। और आप लोग राजनीतिक बेईमान पार्टी साबित हो चुके हो। यही कारण है कि आप उत्तराखंड में पहाड़ी सड़कों पे पिट रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि यदि और बोल दीजिए कुछ तो बहुत नुकसान होगा। गिरिराज जी, आज समूचा उत्तराखंड विकास शून्य की स्थिति में। सुनिएगा, स्टेट प्लान से एक भी प्रोग्राम इनका पर्वतीय क्षेत्र में, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एक भी प्रोग्राम इनका इंप्लीमेंटेशन की तरफ नहीं है। सुनिएगा, 3 मुद्दे जो इससे पहले अभी जो चले, जो वनाग्नि थी उसमें धू धू के जो है करोड़ों पेड़ जल गए, पूरी वाइल्ड लाइफ स्वाहा हो गई जल के। ये लास्ट मोमेंट में अलर्ट होते हैं। 4 धाम यात्रा में जब क्राउड बना
जब उनको परेशानियां हुई, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाई गवर्नमेंट सरकार जो है, तो लास्ट मोमेंट पे लोग अलर्ट होते हैं। आप स्वयं सोचिए, जो आपदा था, आपदा का दंश जो इस समय जनमानस आज भी झेल रहा है पर्वतीय क्षेत्र में, वहां तक ये कोई फैसिलिटीज पहुंचाने में ये लोग निश्चित रूप से असफल रहे। तो आज जो स्थितियां हैं और आज जो इनकम ऑफ सोर्सेज इनको इरेज करने चाहिए थे, इस सरकार को आज पारंपरिक खेती को बढ़ावा इनको देना चाहिए था, मंडवे को, झंगोरे को, पहाड़ी दालों को, जो बार बार मैं कहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में जो किसान वास कर रहा है वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है यसी जी, उसको फाइनेंशियली साउंड बनाया जा सकता था, जैसे हम लोगों ने 12 और 17 के बीच में खरीद मूल्य उसके तय किए थे। सुनिएगा, विपणन की उसके लिए व्यवस्थाएं की थी हमने। वो सब्जियां उगाता है, सीजनल सब्जी भी जो उसकी होती है, उसके पास साधन नहीं होता है, उसकी सब्जी सड़ जाती है, लेकिन विपणन की व्यवस्था आज तक सरकार नहीं कर पाई है। ग्राउंड पे ये लोग कुछ नहीं कर पाए हैं। आज इतनी हब्स हमारे पास हैं पहाड़ में, जिनका दोहन सरकार कर सकती थी। निश्चित रूप से माइक्रो इंडस्ट्रीज लग सकती थी। विलेज टूरिज्म में जो गांव हमारे पास आज भी हैं, जहां से पलायन हो चुका था, उनको हाइजीन बना के, वाकई वो उसी परिवेश में जो टूरिस्ट है वो भोजन भी वो लेना चाहता है पहाड़ी, और वो रहना चाहता है, वहां पे आना चाहता है, उस मिशन में भी ये लोग पूरी तरह से गिरिराज जी एक सेकंड रुकिएगा। गिरिराज जी एक सेकंड, लक्ष्मण तोडरिया जी को सुन लेते हैं, फिर वापस आता है लक्ष्मण तोडरिया जी। देखिए यशी जी, आपने पूछा था कि धैर्य रखिए, कहा पर्वतीय क्षेत्र में, क्योंकि साइंस गिरिराज जी, गिरिराज जी इनको अगर एग्जाम्पल दिया जाता है यशी जी, रुकिए जरा प्लीज। इन्होंने ये कहा है कि धैर्य रखिए, तो मेरे ख्याल से अब धैर्य की सीमा खत्म हो चुकी है, क्योंकि उत्तराखंड की जनता के अंदर 24 सालों का जो ये धैर्य था, अब ये बिल्कुल उबाल है, ये उबाल की सीमा पार हो चुकी है, क्योंकि अब आक्रोशित हो चुकी है जनता। 24 साल से उन्होंने देख लिया है कि यहाँ धैर्य रखने के नाम पे उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की जनता का इस्तेमाल दोनों पार्टियों ने फुटबॉल की तरह किया था, ये मैं ईमानदारी से इस बात को कहना चाहूंगा। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसे झूठे वादे कर दिए इतने बड़े बड़े स्तर पे, ये भूकानून पे अपना स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाते, ये मूल निवास पे स्टैंड स्पष्ट नहीं कर पाते, और स्थायी राजधानी में तो ये बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं कि स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अगर स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए तो कांग्रेस भी कभी अपना स्टैंड बता दे, भाजपा भी अपना स्टैंड बता दे कि भाई उत्तराखंड की स्थायी राजधानी गैरसैंण कब बनेगी, क्योंकि वही स्थिति हो गई है कि राजधानी गैरसैंण बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह की अब स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो उत्तराखंड की जनता अब इसलिए सड़कों पे आ गई है, बहुत इंतजार किया उन्होंने क्योंकि वो एक बार उत्तराखंड आंदोलन कर चुकी है, उसके बाद उन्होंने सोचा कि सरकारें आएंगी उत्तराखंड का भला करेंगी। लक्ष्मण जी, आगे का क्या कुछ प्लान होने वाला है, किस तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखिए, अब जैसे हम पूरे प्रदेश भर में हमारी रैलियां हो रही हैं लगातार, अब कुमाऊं मंडल में हुई, गढ़वाल मंडल में हुई, अब और भी जगह हम पूरे ब्लॉक स्तर पे लोगों के पास जाएंगे, जन जागरूकता अभियान करेंगे, उनको सड़कों पे लाएंगे, और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन करेंगे। और तभी भी अगर उत्तराखंड सरकार अगर इस मुद्दे पे भूकानून नहीं लाएगी, मजबूत भूकानून नहीं लाएगी, मूल निवास नहीं लाएगी और स्थायी राजधानी गैरसैंण नहीं बनाएगी, तो उसके बाद ये आंदोलन बहुत ही आक्रामकता से हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे संयोजक, जो संघर्ष समिति के संयोजक है मोहित डिमरी जी का स्पष्ट आदेश है कि पूरी जनता को लामबंद करना है, हम उसी जनता को लामबंद करेंगे, और उत्तराखंड के हक हकूक के लिए अब हम उत्तराखंड आंदोलन 2.0 हमें करना पड़ेगा, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, नवीन प्रचारक जी फटाफट अपनी बात को पूरा करेगा। गिरिराज जी एक सेकंड, इसके बाद आती हूँ मैं आपके पास। नवीन, मैं यशी जी ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी सरकार भू कानून मूल निवास पर काम कर रही है। मैंने कहा कि थोड़ा सा समय और आप देखेंगे कि ये जल्दी ही इसी सरकार में लागू हो जाएगा और एक अच्छा भू कानून और मूल निवास यहाँ पर होगा। बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। सरकार वहां बनाएगी और हमारी सरकार बनाएगी, ये भी ध्यान रखना आप, और किसी से उम्मीद मत करना आप। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना हमारी प्राथमिकता में है, हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को वहां पर डेवलप कर रहे हैं। हम और भी सारे कामों पर काम करेंगे, लेकिन समय के हर चीज के लिए थोड़ा समय चाहिए होता। मैंने इसलिए कहा कि आप इस सरकार में बहुत सारी देखेंगे, अगली भी सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी की आ रही, इस बात को आप लिख लीजिएगा। अभी उत्तराखंड की जनता को विश्वास है कि इस प्रदेश चुनाव तभी नहीं करा रहे हैं, फिर से जीत हासिल करनी है, इसलिए निकाय चुनाव नहीं हो रहा है। ठीक है, निकाय चुनाव भी होंगे, विधानसभा चुनाव भी होंगे, लोकसभा चुनाव फिर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को सब होगा, बस कब होगा ये नहीं पता, सब होगा। प्रदेश देती रहेगी। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख कर लेते हैं। गिरिराज जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, वक्त की कमी है। यशी जी,
एसईजी निकाय चुनाव पे आपने अभी डिस्कस किया, भाजपा इस समय डरी हुई मुद्रा में है। सुनिएगा, पूरी तरह से डरी हुई मुद्रा में है। ये लोग निकाय चुनाव को भी बहुत आगे खींचने की स्थिति में, ये अभी भी माहौल बना रहे हैं, अभी भी ये माहौल ये बना रहे हैं कि चुनाव खींचे आगे। सुनिएगा, क्योंकि इनको मालूम है कि हम लोग जीतने की स्थिति में नहीं है। सुनिएगा, दूसरी बात, यसी जी एक बात मैं और रखना चाहूंगा, हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को जब जब स्थितियां अनुकूल मिली, अनुकूल परिस्थितियां जब जब मिली, जब जब हम लोग सरकार में रहे, हम लोगों ने 2002 और 7 के बीच की अगर यसी जी मैंने बात रखी तो वाकई उत्तराखंड को इंफ्रास्ट्रक्चर मिला। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी मुखिया थे, हमें सिडकुल मिला पूरा, हमें रोडों का जाल मिला। सुनिएगा, 12 और 17 के बीच में निश्चित रूप से आज जितनी टोडरिया साहब से भी मैं ये कहना चाहूंगा, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए 12 और 17 के पीरियड को कि हम लोगों ने विधानसभा भवन दिया। सुनिए गिरिराज जी, फटाफट ये बताइए, ये जो आंदोलन हो रहा है इसमें कांग्रेस की कितनी सहभागिता है? अब पुरानी बातों पर चर्चा करेंगे तो भाजपा ने आज तक एक ईंट, सुनिएगा, एक ईंट भी वहां पे आज तक विकास के नाम पे नहीं लगाई है गैरसैंण में। कांग्रेस इस प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इस प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को अनुकूल परिस्थितियां चलिए देखते हैं सरकार आगे किस तरीके से इस पर काम करती देखना होगा। आप सभी का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग, जहां एक बार फिर से राज्य आंदोलनकारियों ने शुरू कर दी है। वही दूसरी तरफ मूल निवास के अधिकार को लेकर भी अब कहीं ना कहीं आंदोलन जो है वो तेज कर दिया गया है। साथ ही साथ भू कानून को सख्त करने की मांग भी उत्तराखंड में तेज हो गई है। सरकार क्या इन मांगों को पूरा करेगी, ये देखना होगा। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।